अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 10 की रिवीजन के लिए जो है वो इकट्ठे हुए हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज से। तो सबसे पहले एमसीक्यूज आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इज़ नॉट +6। क्रोमियम इनमें से किस कंपाउंड में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपके पास +6 नहीं है। तो उसके लिए आपको क्विक जो है वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा ऑप्शंस में। देखें, SO4 आपके पास 2 नेगेटिव होता है और 3 SO4 के ऊपर 6 नेगेटिव होगा। तो आपके पास 2 क्रोमियम के ऊपर चार्ज +6 होगा। तो अल्टीमेटली ये चार्ज एक क्रोमियम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ +3 जो है वो आपके पास मौजूद होगा। तो दैट इज़ वाई जो सही जवाब है हमारे पास दैट इज़ सी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2CrO4। अब बाकियों का हमें याद होना चाहिए। ऑक्सीजन 4 है, -8 ये हो गया और +2 आपके पास हो गया पोटाशियम का। तो +6 आपके पास K2CrO4 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन OF2, तो आपके पास -1 सही जवाब है इसका। ये एनोमेली भी है और ये आपके पास टॉपिक के अंदर भी लिखा हुआ है। ऑक्सीजन यहाँ पे -2 है आपके पास और ये ऑक्सीजन +2 है, तो ये -1 हो गया आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन KO2। KO2 में -1/2 होता है, सुपर ऑक्साइड है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन Cr2O3। तो 3 ऑक्सीजन्स के आपके पास जवाब आएगा -6 और आपके पास 2 क्रोमियम के ऊपर जवाब आएगा आपके पास +6। तो एक क्रोमियम का चार्ज होगा +3। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। अगला जो MCQs है, इफ़ अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज़ प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ FeSO4। देखें, FeSO4 आपके पास सीरीज़ में जो Fe है वो ऊपर लाई करता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कॉपर। दैट इज़ वाई आपके पास जो कॉपर है वो कभी भी Fe को उसके सोल्यूशन में से रिप्लेस नहीं कर सकेगा। तो लिखेंगे नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगला MCQs है, इफ़ सॉल्ट ब्रिज इज़ नॉट यूज बिटवीन टू हाफ सेल्स देन वोल्टेज ड्रॉप टू ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली लेफ़्ट और राइट कंपार्टमेंट ऑफ वोल्टिक सेल में इतना ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट कर जाएगा कि मज़ीद हमारे पास रिएक्शन होना बंद हो जाएगा, तो वोल्टेज भी ज़ीरो को ड्रॉप हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है प्लाटीन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज़ मेड अप ऑफ प्लाटिनम फॉइल के ऊपर वो मुश्तमिल होता है, जिसके ऊपर हमने प्लाटिनम ब्लैक की कोटिंग की हुई होती है और उसे डिप करते हैं 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl के अंदर। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसका वोल्टेज 0.00 कंसीडर किया जाता है। उसके बाद है, स्ट्रोंगर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल। अब हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो किताब के अंदर मौजूद है वो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, उसमें रिडक्शन पोटेंशियल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और उनके साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर भी इंक्रीज़ हो रही है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। उसका अगला MCQs हम बात करते हैं, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। अब जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में पूछा गया है। हालांकि जिंक नॉर्मली ऑक्सीडाइज होता है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका होता है +0.76। अब ये टेक्निकल MCQs है, रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया तो साइन रिवर्स हो जाएगा और आपके पास -0.76 जवाब आएगा। कैथोडिक रिएक्शन जिसमें भी पूछा जाए वो हमेशा आपके पास रिडक्शन ही होगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन KMnO4। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो -8 कंसीडर किया जाएगा यहाँ पे, और +1 जो है वो हम पोटाशियम के लेंगे तो +7 चार्ज होगा Mn के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट गैल्वानिक सेल। कि गैल्वानिक सेल में वो कहता है रिडक्शन अकर्स एट एनोड, विच इज़ रॉन्ग। एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन ही होती है। हाँ, ये अलग बात है कि ऑक्सीडेशन के बाद वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं वो उसके नेगेटिव चार्ज का बायस बनते हैं। तो एनोड ऑफ वोल्टिक सेल इज़ नेगेटिवली चार्ज। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे पास 0.00 कंसीडर किया जाता है। उसके बाद कुछ अहम सवाल हैं वो हम डिस्कस करेंगे, विच आर शॉर्ट क्वेश्चंस इंडीड। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी ये है कि जो मटेरियल आपसे पूछा गया है तो रेलिवेंटली हमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल लिखना होता है।
तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंसर्न्ड विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं, यानी कि ये दोनों चीज़ें इंटर कन्वर्टिबल होंगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उससे मुराद करंट की प्रोडक्शन है, और जो केमिकल एनर्जी है उससे मुराद केमिकल प्रोडक्ट्स बनाना है। तो या तो हम इलेक्ट्रिक करंट की बेस पे केमिकल प्रोडक्ट्स बनाएंगे, या फिर केमिकल प्रोडक्ट्स या सब्सटेंसेस को यूज़ कर तो उनके रिएक्शन से एक इलेक्ट्रिकल करंट को जनरेट करवाएंगे। उससे अगला सवाल, बल्कि उससे काफ़ी सारे सवाल ऐसे हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमिन करने पे बेस्ड हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे डिटरमिन किया जाए, कुछ रूल्स के ऊपर बेस्ड हैं, और कुछ हम वैसे ही जो है वो यहाँ पे अपनी गुडविल से जवाब जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें मालूम हो कि दूसरे कॉमन जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमनली क्या होते हैं। जैसे CrCl3 में हमने क्रोमियम का चार्ज फाइंड करना है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन होगी -1। ये हमें अंडरस्टूड होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो यहाँ पे सोल्यूशन में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर ऑफ क्लोरीन इंटू 3 से मल्टीप्लाई भी किया हमने। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन है -1, तो 3 इंटू -1 x -3 हो गया हमारे पास, ये उधर जाएगा x +3। x से मुराद यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrCl3 इज़ +3। सेम हम जो है वो K2CrO4 का निकालेंगे, और किसी भी ऐसे एलिमेंट का फाइंड किया जा सकता है जिसको हमें मालूम पहले से ना हो। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 H2SO4 और H2S में हमने सल्फ़र फाइंड करना है। सल्फ़र फाइंड करना है हमने इनमें आपके पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका जो 5 है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है, KMnO4 के ऊपर बेस्ड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 हमारा वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है, और क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग यहाँ पे पॉज करके तो फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे वीडियो को रोक कर जो है वो आप अपना रिजल्टेंट जो है वो निकाल सकते हैं कि किस तरह से इसे फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन तो लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है, इसके अलावा लूज़ ऑफ हाइड्रोजन को और गेन ऑफ ऑक्सीजन को। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये उस अपेरेंट चार्ज को कहते हैं जो किसी एटम के ऊपर या एलिमेंट के ऊपर होता है जब भी वो किसी मॉलिक्यूल या आयन में मौजूद हो। तो किसी मॉलिक्यूल या आयन में मौजूद किसी मखसूस एटम के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, या ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसे कहा जाता है। जैसे H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी और हाइड्रोजन की +1 होगी। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन हमारे पास रिलेटेड है बाकी सवालों से, पहले से लेकर 7 तक सवालों से। तो आप लोग उसी तरीके से इन्हें जस्टिफाई कीजिएगा। एक हमारे पास है K2Cr2O3 और एक हमारे पास था K2Cr2O7, तो इसे बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को ना समझ आए तो आप दोबारा मुझे मैसेज में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस विद एन एग्जांपल। इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली एक प्रोसेस है जिसका नाम है कि जब आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और उन 2 इलेक्ट्रोड्स को हमने बैटरी से कनेक्ट किया होता है, और एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, पॉजिटिव आइन जाएंगे आपके पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, और नेगेटिव आइन जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। तो ये ओवरऑल जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगा। तो डेफिनेशन में वो लिखता है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन दैट अकर एट इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अब एग्जांपल के तौर पर NaCl की आपको इलेक्ट्रोलाइसिस दिखा रहा है कि पॉजिटिव Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के ऊपर मुश्तमिल है। तो एनोड पे क्या होगा, आपके पास Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके Cl2 में तब्दील होंगे, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। और इसी तरह से जो हमारे सोडियम है वो कैथोड के ऊपर जाएंगे, पॉजिटिव आइन और इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिडक्शन करेंगे, Na बनाने में यूज़ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गिव एग्जांपल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल
इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे जिस कंटेनर या जिस भी अरेंजमेंट वाले सेल के अंदर एग्जिस्ट करेगा, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम ये होता है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। अब ये इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, जब तक केमिकल एनर्जी तब तक प्रोड्यूस होगी जब तक हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते रहेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ यूज टू ड्राइव आउट अ रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। यहाँ पे आप एग्जांपल अगेन NaCl वाली दे सकते हैं एग्जांपल के तौर पर। जैसे डाउन सेल है आपके पास, जैसे आपके पास नेल्सन सेल है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन एंड मेटेलिक कंडक्शन, यानी कि क्या फ़र्क है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो करते हैं या करंट फ़्लो करता है किसी मेटल में से और या फिर किसी इलेक्ट्रोलाइट में से, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है वो हम देखते हैं। देखें, मेटल में हमेशा मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और यहाँ पे जो है वो मोबाइल आइंस की वजह से जो है वो करंट फ्लो करता है। तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जबकि इलेक्ट्रोलाइट में फ्री आइंस की वजह से कंडक्शन होती है। तो जब भी आपके पास मेटल जो हैं आपके पास सॉलिड स्टेट में हो, तो तभी जो है वो ये कंडक्शन का प्रोसेस हो सकता है, जबकि इसके लिए हमें मोल्टन या लिक्विड स्टेट ही काफ़ी होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के लिए मोल्टन या दूसरी स्टेट ही काफ़ी होती है। लिखा हुआ है नो एप्रिशिएबल चेंज इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल अकर्स, जबकि यहाँ पे जो है वो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन आइंस अंडरगो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन और बिल तरतीब ये रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के ऊपर अपनी स्टेट को बदल लेते हैं। दिस टाइप ऑफ कंडक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जबकि ये इंक्रीज इन टेम्परेचर से आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज होती है। और लास्ट में है कंडक्शन जो है जैसे कॉपर वायर के अगेंस्ट, और यहाँ पे जैसे CuSO4 के सोल्यूशन की जो है वो कंडक्शन हो गई आपके पास। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बड़ा ये अहम सवाल भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 एज इट इज़ बड़ा अहम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हाउ आ सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स अ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। देखें, हमारे पास एक जो वोल्टिक सेल होता है वो बेसिकली दो हाफ सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ईच हाफ सेल में एक हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है और उसको हमने उसी के 1 मोलर सोल्यूशन में डिप किया हुआ होता है। फिर बाद में हम इन्हें, जैसे ये कॉपर है तो कॉपर को कॉपर सल्फेट में ही हमने डिप किया हुआ होगा, इनको हमने इलेक्ट्रोलाइटिकली कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन अब ये रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा, रिएक्शन आपके पास जारी और सारी रह जाएगा। तो एक वक्त आएगा कि यहाँ पे आपके पास एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ आपके पास ये एक तरफ ये नेगेटिव और यहाँ पे आपके पास ओवरऑल सॉरी ये पॉजिटिव और ये आपके पास नेगेटिव जो है वो चार्ज डिवेलप होना शुरू हो जाएगा, तो रिएक्शन होना बंद हो जाएगा। तो हम जब सॉल्ट ब्रिज लेंगे, सॉल्ट ब्रिज बेसिकली एक यू शेप ट्यूब होती है जिसके अंदर हमारे पास एक जेल टाइप मटेरियल होता है अलॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl। तो इसका काम ये है कि आपके पास एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में शिफ्ट करे किस चीज़ को, आइंस को, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बरकरार रहे। तो आप ये जब मुकम्मल सवाल पढ़ेंगे तो इसका जवाब यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद वो कहता है कि एक्सप्लेन वाई द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो जिंक का है +0.76, जबकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास है -0.76। देखें, जिंक जो है वो फिजिबली आपके पास क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन है ये एक दूसरे के एंटी प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। अगर ऑक्सीडेशन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है तो रिडक्शन जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। तो एक दूसरे के एंटी प्रोसेस होने की वजह से जब इनके हम रिडक्शंस मेंशन करेंगे तो एक को हम पॉजिटिव से जबकि दूसरे को नेगेटिव से एक्सप्रेस करेंगे। दैट इज़ वाई यहाँ पे आपके पास जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.76 है, लेकिन उसका रिडक्शन जो है वो आपके पास -0.76 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला जो सवाल है, वोल्टिक सेल इज़ अ रिवर्सिबल सेल, क्या ये मुमकिन है कि नहीं है। देखिए, वोल्टिक सेल के बारे में मैंने अभी कहा, ये डायग्राम ऊपर बनी हुई होगी।
कि वोल्टिक सेल जो है वो एक रिवर्स अपना एक खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करने वाला जो है वो एक सेल है। लेकिन अगर हम बाहर की तरफ जो है वो यहाँ पे बैटरी लगा दें तो क्या होगा, इवेंचुअली बैटरी लगाने से आपके पास इवेंचुअली पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ने से जो इलेक्ट्रॉन का फ़्लो है वो अब ऑपोजिट हो जाएगा। पहले अगर जिंक से कॉपर हो रहा था तो अब हो जाएगा कॉपर से जिंक की तरफ। तो पहले जिंक हो रहा था, अगर ऑक्सीडाइज और कॉपर रिड्यूस हो रहा था, तो अब जिंक जो है वो ये होगा रिड्यूस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो कॉपर था वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज। तो इस तरह से हम जो हमारा सेल है उसकी मदद से जो है वो हम रिवर्स कर सकते हैं, अगर हम जो सिंपल हमारे पास सर्किट होता है उसको बैटरी से रिप्लेस कर दें तो ये मुमकिन है आपके पास। यानी कि अगर हमारे पास बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए तो जिंक की रिडक्शन होगी और कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी, तो सेल रिवर्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर उसके बाद आयनाइजेशन और इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या फ़र्क है। आयनाइजेशन का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास आइंस में स्प्लिट होना है, जबकि इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है कि उन आइंस का अपने इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट होना। तो वो ये लिखता है कि व्हेन आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन वाटर और इन मोल्टन स्टेट दे स्प्लिट अप इनटू आइंस, द प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। जबकि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन दैट टेक्स अप एट द इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ऑर्डिनरी अपरेटस जो है वो जैसे कि आपके पास फ्लास्क वगैरह काफ़ी है, लेकिन इसके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चाहिए होता है। आइंस जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं वो आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन के सूरत में मिलेंगे रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। इसकी एग्जांपल पॉजिटिव और नेगेटिव में तब्दील होना, इसकी एग्जांपल है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में तब्दील होने के बाद इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट भी होना है। फिर उसके बाद है इम्प्योर कॉपर को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। ये टॉपिक है बेसिकली इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस वाले रिएक्शन। इसको बुक से पढ़िएगा, इसमें और भी बहुत सारे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इम्पोर्टेंस इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस वाले कुछ रिएक्शंस, तो उनको पढ़िएगा, उनमें बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस मौजूद हैं। जैसे हमने क्या करना है कि इम्प्योर कॉपर का बनाना है आपने एनोड और प्योर कॉपर का आपने बनाना है कैथोड। तो इम्प्योर कॉपर पे होगी ये है कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, और यही जो पॉजिटिव आइंस हैं ये कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, तो वहाँ पे रिडक्शन हो जाएगी। तो जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ होंगी वो एनोड के नीचे एनोड मड की सूरत में अलग हो जाएंगी। तो इक्वेशंस लिखना भी बहुत ज़रूरी है। अहम सवाल था हमारे पास। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो क्वेश्चन है, इससे अगला भी सवाल मेरे ख्याल में मौजूद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अगला जो सवाल है हमारा दैट इज़ समथिंग एल्स। तो वो सवाल जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, वेट अ मिनट। तो हम जो है ये आगे ले आते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ कि आप जो है वो एनोडाइज्ड एलुमिनियम क्या चीज़ है और आप इसे जो है वो कैसे बनाएंगे। तो एनोडाइज्ड एलुमिनियम को बनाने का क्या तरीका है वो हमारे पास मौजूद है कि एलुमिनियम को ही एनोड बना दिया जाए। अगर एलुमिनियम को एनोड बना दिया जाएगा तो एनोडाइज्ड एलुमिनियम हमारे पास प्रिपेयर हो सकता है। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मेकिंग एन एनोड इन एन इलेक्ट्रिक लाइटिक सेल कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड और क्रोमिक एसिड विच कोट्स अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड इन इट। एडवांटेजेस क्या हैं कि एलुमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो अटैक करेगी कोरोसिव एजेंट्स के ऊपर, और हमारे पास फाइनली एनोडाइज्ड एलुमिनियम प्रिपेयर हो जाएगा जो हाइड्रेटेड होगा और डाइज को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगला जो सवाल है हमारे पास, हाउ इज़ इक्विलिब्रियम सेट अप बिटवीन मेटल एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोड एंड आइंस ऑफ अ मेटल। देखिए यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है अबाउट कि जब हम गैल्वानिक सेल के अंदर, जब भी किसी गैल्वानिक सेल के अंदर हम एक कंपार्टमेंट में, जैसे जिंक को हमने जिंक के ही सोल्यूशन में डिप कर दिया, Zn2 पॉजिटिव आइंस थे, साथ में SO4 नेगेटिव आइंस थे, तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, तो यहाँ पे जिंक आइंस और जिंक एटम्स के दरमियान
क्या कायम होगा, इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। कहते हैं द स्टेटमेंट इज इलस्ट्रेटेड बाय गिवन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल जिंक इलेक्ट्रोड को हमने डिप किया है 1 मोलर जिंक सल्फेट में, तो यहाँ पे जो जिंक है वो तब्दील होगा Zn2 पॉजिटिव में, जबकि Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करके तो Zn में तब्दील हो रहे होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली दोनों कैटेगरीज के दरमियान हमारे पास क्या कायम हो रहा है, एक इक्विलिब्रियम कायम हो रहा है Zn में और Zn2 पॉजिटिव में। तो इस तरह से कोई भी एग्जांपल ली जाएगी उन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम ऑलरेडी मौजूद होगा। उसके बाद कॉस्टिक सोडा को कैसे प्रिपेयर करना है बाय एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl, ये कैसे हम मुमकिन कर सकेंगे। देखें आपके पास जब NaCl सॉलिड फॉर्म में था तो पानी में हल करके आप उसे एक्वा स्टेट में ले आए। एक्वा स्टेट में लाने के बाद अब Na पॉजिटिव भी एक्वस फॉर्म में, Cl नेगेटिव भी एक्वस फॉर्म में। जो एनोड है, एनोड पे तो Cl नेगेटिव जो है वो जाके डिपॉजिट होगा और Cl2 बनाएगा, ऑक्सीडेशन हो गई। लेकिन कैथोड पे आपके पास जाना Na पॉजिटिव को चाहिए था, लेकिन जाता आपके पास H पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 बनाता है, साथ में OH नेगेटिव अलग। ये OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव मिलकर क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं NaOH विच इज़ कॉस्टिक सोडा। तो ये तरीकाकार है कॉस्टिक सोडा को प्रिपेयर करने का, विच इज़ डन इन नेल्सन सेल। आपके पास
तो इस दौरान हमारे पास NaOH जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में वो कहता है फ्यूज्ड NaCl या सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे की जाएगी। तो फ्यूज्ड NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस हम पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो ये हमने जो है वो एग्जांपल में पढ़ी थी कि NaCl को कैसे इलेक्ट्रोलाइज करवाया जाता है। तो दैट इज़ वेरी जो बहुत आसान तरीका है, तो इसको जो है वो हम फर्दर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ कि आप अगला सवाल है हमारे पास। तो ये तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन हो गया, तो किस तरह से हम प्रोड्यूस करेंगे, तो अगले सवाल की हम बात करते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्वेश्चन हो गया था कि NaCl को कैसे जो है वो इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है कि वो कहते हैं जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा इन ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन हाइड्रोजन स्केल, रिजल्टिंग सीरीज़ को हम जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आल्सो इम्पॉर्टेंट, वाई Na एंड K कैन रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स वाइल दीज मेटल्स कैन नॉट। क्योंकि ये सोडियम और पोटाशियम हाइड्रोजन से ऊपर लाया करती हैं और इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स या रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो दैट इज़ वाई ये आसानी से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन प्लाटिनम के रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होते हैं और ये हाइड्रोजन से नीचे की तरफ लाया करते हैं। बाकी आप मुकम्मल डिटेल यहाँ से जो है वो पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन फिजिबल कब होता है या कैसे होता है, कैसे पता चलेगा हमें। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो फिजिबिलिटी है हमारे पास वो चेक की जाती है कि अगर उसके हाफ सेल्स का जो सम है वो आपके पास पॉजिटिव है या नहीं है। जैसे अगर कॉपर आपके पास कॉपर हमारा जब भी रिड्यूस होता है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होता है, इसी तरह से जिंक जब भी ऑक्सीडाइज होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब जब हमारे पास जिंक ऑक्सीडाइज और कॉपर रिड्यूस होगा तभी इन दोनों का सम जो है वो पॉजिटिव रहेगा, तो तभी जो है वो हमारा रिएक्शन फिजिबल रह सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ये चूँकि ये देख लीजिएगा 1.10 विच इज़ फिजिबल। अगला जो सवाल है हमारा वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या फ़र्क है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हम कहते हैं टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू फॉर्म आइंस और गेट डिपॉजिटेड ऑन अ मेटल। लेकिन यही चीज़ अगर हम जो है वो 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट्स ऑन आइंस और 298 केल्विन पे और 1 ATM पे परफॉर्म करेंगे तो उस वक्त ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कहलाएगा। फिर ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या फ़र्क है। ऐसी स्पीशी जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सके वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो दूसरे को रिड्यूस करे वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इट सेल्फ रिड्यूस हो जाते हैं, ये इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल जो है वो डिस्कस की गई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि जिंक कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड बट कॉपर कैन नॉट। क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास नेगेटिव होता है और ये हाइड्रोजन से ऊपर मौजूद है, तो दैट इज़ वाई उसे रिप्लेस कर सकता है। कॉपर का पॉजिटिव होता है रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास नीचे की तरफ लाई करता है, पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से ये उसे रिप्लेस कभी भी नहीं कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 हमने जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात करनी है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्लाटिनम फॉइल के ऊपर हम प्लाटिनम ब्लैक को कोट करेंगे और उसे फिर डिप कर देंगे 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl और साथ में प्योर H2 गैस को क्या किया जाएगा एट 1 एटमॉस्फेरिक बबल किया जाएगा 1 मोलर HCl सोल्यूशन में। तो रिजल्टेंट जो हमारे पास हासिल होगा वो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.00 होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है शी जो है वो एक्ट करता है एनोड व्हेन कनेक्टेड टू कॉपर और एक्ट करता है कैथोड व्हेन कनेक्टेड टू। अब ये डिपेंड करता है आपके पास कि वो कौन से मेटल के साथ अटैच्ड है। तो ऐसे मेटल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल उससे कम होगा तो उनके लिए वो आपके पास अटैच होगा एज अ कैथोड,
और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा, जैसे कॉपर का 0.34 है और जिंक का जो है वो आपके पास -0.76 है। दैट इज़ वाई जिंक के साथ वो एक्ट करेगा एज अ कैथोड और कॉपर के साथ करेगा एज अ एनोड। उसके बाद गैल्वानिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करता है और वोल्टेज या गैल्वानिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज टू कैरी द रिएक्शन, और यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस, यहाँ पे नो इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस। उसके बाद यहाँ पे एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होता है, यहाँ पे उल्टा है, एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ पे डाउन सेल और ये आपके पास डैनियल सेल और दूसरे जो बैटरीज हैं हमारे पास, ये तमाम के तमाम ये सिंगल सेल पे मुश्तमिल होता है, ये 2 हाफ सेल पे मुश्तमिल होता है। ये भी एक और पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 30 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ इज़ वोल्टिक सेल रिप्रेजेंटेटिव। देखें आपके पास ये एनोड है, ये एनोड का मौजूद आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है Zn2 पॉजिटिव 1 मोलर। फिर दरमियान में डबल बार जो है वो साल्ट ब्रिज को एक्सप्रेस करता है। फिर ये दूसरे कंपार्टमेंट का ये इलेक्ट्रोलाइट है 1 मोलर कॉपर आइंस, और कॉपर जो है वो हमारा इलेक्ट्रोड है, इसका पोटेंशियल 1.10 होता है। तो इस तरह से हम इसे एक्सप्रेस करते हैं। 2 एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पहले भी आ चुके हैं। जैसे एक तो फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे 2 मुख्तलिफ दी गई हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर। और जैसे आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि आयरन उससे ऊपर मौजूद है। जिंक जो है वो मैग्नीशियम को नहीं कर सकता क्योंकि मैग्नीशियम जिंक से ऊपर मौजूद है। और यहाँ पे मेटल्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप होती है डिक्रीज़, तो डाउन द सीरीज़ मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, तो इनकी डाइल्यूट एसिड्स के साथ जो रिएक्शन है वो भी वीक होता चला जाएगा। जो मेटल्स ऊपर मौजूद हैं वो आसानी से H2 रिलीज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मेटल्स नीचे मौजूद हैं वो आसानी से H2 को रिलीज़ नहीं कर सकेंगे। और PbCl2 की इलेक्ट्रोलाइसिस हमने करनी है, बहुत आसान। PbCl2 को आयोनाइज करते हैं तो Pb2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हमारे पास प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे एक गलती है, ये एक्वस नहीं होगा बल्कि लिक्विड फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यूज्ड की बात की गई है, तो एक्वस यहाँ पे गलती मौजूद है। तो कैथोड के ऊपर Pb2 पॉजिटिव आइंस इलेक्ट्रॉन गेन करके लेड बनाएंगे, और एनोड के ऊपर Cl नेगेटिव, अगेन गलती है, यहाँ पे लिक्विड लिखा जाएगा, एक्वस नहीं लिखा जाएगा, तो ये आपके पास Cl में तब्दील होंगे, तो Cl2 में तब्दील हो सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइस हमारे पास। और लास्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। सॉल्ट ब्रिज का काम है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बरकरार रखना। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो तभी बरकरार रह सकती है, ये दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स नहीं होने देगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बरकरार रखेगा, रिएक्शन कैरी ऑन रखेगा। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अगर हम सॉल्ट ब्रिज जो है वो रिएक्शन को रुकने नहीं देगा, वो